Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to ISP Online Learning Management System. Today is lecture number 5 for the course of Advanced Reinforced Concrete Structures. This course is generally for MSc Civil Engineering. I myself, Engineer Dr. Muhammad Aslam, Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Institute of Southern Punjab, Multan. Today is lecture number 5 and week number 5. So these are your reference text books for this course. इन बुक्स के अलावा अगर आपके पास डिजाइन ऑफ इनफोर्स कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर से रेलेवेंट कोई और बुक अवेलेबल है तो उसको भी आप यूज कर सकते हैं. So in our today's class we are going to discuss about columns under compression and bending. के जनरल शॉर्ट कॉलम्स हमने लास्ट क्लास में ऑलरेडी डिस्कस किए थे कि कॉलम्स के ऊपर डिज़ाइन रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, कॉलम के जो शॉर्ट कॉलम्स हैं उनके लिए कंडीशंस क्या होती हैं, क्लासिफिकेशंस क्या होती हैं, क्लासिफिकेशंस बेस्ड ऑन लोडिंग क्या होती है, एंड क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन हाइट ऑफ द कॉलम क्या होते हैं, एंड क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन different types of reinforcements हमने डिस्कस किए. So in our today's class we are going to continue our topic on the columns under compression and bending. So in general, first of all, we will discuss about columns under compression and bending. कि compression and bending combine जब act करती हैं column के अंदर तो column का behavior overall किस तरह से affect करता है, डिज़ाइन assumptions क्या होती हैं columns की as per guidelines, column की eccentricities क्या होती हैं, लोड मूवमेंट इंटरेक्शन डायग्राम्स क्या होती हैं, कॉलम स्ट्रेंथ इंटरेक्शन डायग्राम क्या होती है, उसके बाद कॉलम की ब्रेस्ड कंडीशंस इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शंस क्या होता है, उसके बाद हम कॉलम सेक्शंस अंडर इसेंट्रिक लोडिंग वगैरह भी डिस्कस करेंगे. So first of all we will discuss about compression plus bending of columns. कि कॉलम जो मेंबर्स हैं, कंप्रेशन मेंबर्स हैं, वो कंप्रेसिव फोर्सेस के साथ साथ बेंडिंग मूवमेंट या बेंडिंग फोर्सेस किस तरह से फेस करते हैं, इन तमाम चीज़ों को हमने आज डिस्कस करना है. लास्ट लेक्चर के अंदर ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था कि हम जो इमेजिनरी पर्सपेक्टिव से कंसीडर करते हैं कि कॉलम्स के ऊपर बिल्डिंग का लोड सेंट्रॉइड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, सेंट्रॉइडल, तो लेकिन इन रियलिटी जब आप बात करते हैं तो कॉलम का लोड जो है वो सेंट्रॉइड में नहीं एक सर्टेन इसेंट्रिक डिस्टेंस के ऊपर होता है, जिसकी वजह से बेंडिंग मूवमेंट भी एक्ट कर रही होती है कॉलम के एंड्स के ऊपर. So in all types of columns normally carry compression, but bending is always present on one or both axes due to the reasons we already have discussed. हमने previous class में discuss किया था कि किस तरह से bending और movement जो है वो as a combined act कर रहे होते हैं. So when a member is subjected to an axial load and a bending movement, it is convenient to replace the axial load and bending moment with an equal load P applied at an eccentricity such that E is equals to moment over load. कि हम कंसीडर करते हैं कि लेट सपोज कि हमारे पास जो कॉलम है उसके सेंट्रॉइड के ऊपर दोनों चीज़ें कंसीडर हो रही हैं, मूवमेंट भी और कंप्रेसिव लोड भी. तो वहाँ पे हम क्या कंसीडर करते हैं कि जो लोड है वो आपका एक्चुअली जो मूवमेंट है वो लोड की वजह से है, और लोड जो है वो एक सर्टेन इसेंट्रिक डिस्टेंस के ऊपर है. जो लोड की इंटेंसिटी है वो कंप्रेसिव इंटेंसिटी है, और लोड इनटू सर्टेन दैट इसेंट्रिक डिस्टेंस विल बी कंसीडर्ड एज अ मूवमेंट, और हम इसेंट्रिसिटी की जो इंटेंसिटी है उसको हम कंसीडर करते हैं मूवमेंट ओवर लोड. तो स्टैटिकली आप इक्वेशन किस तरह से ड्राइव करते हैं मूवमेंट एंड लोड का एक्सेंट्रिक डिस्टेंस के ऊपर, और E इज इक्वल्स टू m ओवर अप्लाइड लोड. तो सर्टेन इसेंट्रिसिटी की वजह से हम तमाम कॉलम्स को क्लासिफाई करते हैं एज एन इक्विवेलेंट इसेंट्रिसिटी, यानी कि इक्विवेलेंट इसेंट्रिसिटी हम एक कॉन्सेप्ट लाते हैं कि जो तमाम कॉलम्स हैं जो उसके ऊपर यूनिफॉर्मली जो एक्सियल लोड एक्ट कर रहा है वो एक सर्टेन डिस्टेंस के ऊपर है, और वो डिस्टेंस आपका इसेंट्रिक डिस्टेंस है जिसको हम इक्विवेलेंट इसेंट्रिक डिस्टेंस कंसीडर कर रहे हैं. So those columns having a small eccentricity are generally characterized by compression over the cross section, and if overloaded will failed by crushing of the concrete accompanied by the yielding of steel on more heavily loaded side. कि जो मेंबर आपका जब कंप्रेसिव लोड एक्ट कर रहा है मेंबर के अंदर और इसेंट्रिसिटी जितनी स्मॉलर है, कम से कम इसेंट्रिसिटी है सेंट्रॉइडल डिस्टेंस से, तो वो मेंबर हमारे प्योरली कंप्रेसिव फोर्सेस एक्ट कर रहे होते हैं, फेस कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से मेंबर आपका क्रशिंग ऑफ कंक्रीट की वजह से फेल होता है, और लेटर स्टेजेस के अंदर मेंबर जो है वो यील्डिंग ऑफ स्टील भी अपीयर होती है. सो जो लार्जर इसेंट्रिसिटी वाले कॉलम होते हैं आर सब्जेक्टेड टू टेंशन ओवर एट लीस्ट अ पार्ट ऑफ द सेक्शन, एंड इफ ओवरलोडेड विल फेल ड्यू टू द टेंसाइल स्टील यील्डिंग. कि जो मेंबर जो लार्जर इसेंट्रिसिटी के ऊपर लोड अप्लाई हो रहे हैं, लार्जर इसेंट्रिसिटी के ऊपर इवन स्मॉलर लोड अप्लाई हो रहा है, तो मेंबर जो है वो टेंसाइल स्ट्रेसेस को फेस करता है, और मेंबर जो फेल होता है वो स्टील यील्डिंग की वजह से मेनली फेल्यूर अपीयर होता है. So now we have a design assumptions for columns. The design limitations of column according to ACI suggested that
जब हम वर्किंग स्ट्रेस मेथड या अल्टीमेट स्ट्रेंथ डिजाइन मेथड को हम फॉलो करते हैं तो डिफरेंट जो स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बनाते हैं किसी भी सेक्शन की। तो जब स्ट्रेस और स्ट्रेन डायग्राम बनाते हैं तो हमारा जो एक पर्सपेक्टिव होता है, एसीआई क्या कहता है कि स्ट्रेन्स इन कंक्रीट एंड स्टील आर प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस, कि दोनों एक्सिस में अपवर्ड एंड बॉटम रीजन के अंदर जैसे आप स्ट्रेन या प्रोफाइल जो बनाते हो कंक्रीट और स्टील के लिए वो आपका लीनियरली प्रोपोर्शनल जो इंक्लाइंड फॉर्म के अंदर आपका स्ट्रेट इंक्लाइन लाइन के अंदर न्यूट्रल एक्सिस की स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन बनेगी दोनों साइडों के ऊपर। उसके बाद आपने सेकेंडली इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस अप्लाई करना है, कितने हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हैं कितने वर्टिकल फोर्सेस हैं। उसके बाद मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कंक्रीट में कितनी होनी चाहिए, स्ट्रेंथ लिमिटेशंस क्या हैं, स्ट्रेसेस कंक्रीट और स्टील के अंदर यील्डिंग स्ट्रेसेस के बराबर है या एक सर्टेन स्ट्रेस की वैल्यू है जो कि यील्डिंग स्ट्रेस से कम है। उसके बाद हम स्ट्रेस ब्लॉक कंसीडर करते हैं जो कि पहले तो जो पैराबोलिक फॉर्म के अंदर कंसीडर होता है, लेकिन पैराबोलिक को एसीआई ने फिर इक्विवेलेंट रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर कंसीडर करते हैं जिसका हम टॉप विड्थ जो है वो 0.85 एफसी डैश कंसीडर करते हैं। और उस रेक्टेंगुलर ब्लॉक की जो विड्थ होती है वो हमारे पास ए डिस्टेंस कहलाता है जिसको हम स्ट्रेस ब्लॉक की विड्थ कंसीडर करते हैं। उसके बाद इसी ए की जो वैल्यू है वो बीटा 1 सी से रिप्रेजेंट होती है। सी इज द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस टू द टॉप फाइबर, और आपकी जो बीटा है वो वैल्यू रेंज या वेरी कर रही होती है 0.60 से 65 से लेके 0.85 के दरमियान, और नॉर्मली हम 0.85 यूज कर रहे होते हैं। मजीद हम डायग्राम वगैरह को देखते हैं तो उसमें आपको सारी चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। ये हमारे पास एसीआई की तरफ से सजेस्टेड अजम्पशंस को हम किस तरह से रियलिस्टिक डायग्राम के अंदर बनाते हैं कि वी हैव अ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कॉलम, एक कॉलम का क्रॉस सेक्शन आपको नजर आ रहा है जिसकी ओवरऑल इफेक्टिव डेप्थ आपके पास है, और ई डैश डिस्टेंस है जो कि आपका बॉटम रिइंफोर्समेंट से लेके जहाँ पे आपका नॉमिनल स्ट्रेंथ या नॉमिनल लोड एक्ट कर रहा है कॉलम के सेंट्रॉइड से एक सर्टेन डिस्टेंस के ऊपर। लेकिन जब हम उसकी फोर्सेस बनाते हैं इक्विवेलेंट फोर्सेस यानी इक्विलिब्रियम कंडीशंस हमने फॉलो करनी है कि कंक्रीट के फोर्सेस कितने हैं, स्टील के फोर्सेस कितने हैं, तो हमारे पास जो फोर्सेस हैं वो आपके डिफरेंट फोर्सेस नज़र आ रही हैं जिसके अंदर आपका टोटल जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है या मूवमेंट फोर्स है वो नॉमिनल फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है, और अपोजिट में आपके पास कंक्रीट की स्ट्रेसेस और कंप्रेसिव स्टील की स्ट्रेसेस वो किस तरह से लाई कर रही हैं, और टेंसाइल स्ट्रेसेस किस तरह से लाई कर रही हैं इन द बॉटम रिइंफोर्समेंट। उसके बाद हम एक स्ट्रेन प्रोफाइल बनाते हैं, स्ट्रेन डायग्राम जिसको हम कंसीडर करते हैं न्यूट्रल एक्सिस से लेके टॉप फाइबर तक हमारा डिस्टेंस जो है वो सी अप्लाई होता है। उसके बाद हर स्टील के अंदर स्ट्रेंस कितनी है, टॉप स्टील के अंदर उसको हम स्ट्रेन एस डैश से रिप्रेजेंट करा रहे हैं, और बॉटम स्टील आपका स्ट्रेन एस से रिप्रेजेंट हो रहा है। टॉप फाइबर के ऊपर आपकी कंक्रीट की अल्टीमेट स्ट्रेंथ 0.0003 होती है, और बॉटम के अंदर स्टील की स्ट्रेंथ जो है वो अल्टीमेट स्ट्रेसेस डिवाइड बाय मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील हमें स्ट्रेसेस मिल जाती हैं। उसके बाद हम स्ट्रेस ब्लॉक बनाते हैं इक्विवेलेंट फोर्सेस का। स्ट्रेस ब्लॉक एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है जिसके सेंट्रॉइड के ऊपर आपका कंक्रीट का फोर्स अप्लाई हो रहा होता है, जो लोकेशन है स्टील की वहां पे स्टील का फोर्स हम अप्लाई करते हैं। रेक्टेंगुलर बॉक्स का टॉप फाइबर जो है वो 0.85 एफसी डैश होता है, और जो उसकी ओवरऑल विड्थ होती है वो ए से रिप्रेजेंट होती है। ए इज इक्वल्स टू बीटा 1 इंटू सी, सी आपका डिस्टेंस ऑलरेडी मिला हुआ है, और बॉटम स्टील की लोकेशन पे हमने टेंसाइल फोर्स अप्लाई किया। ये मजीद डायग्राम आपको मैं ड्यूरिंग लेक्चर जो है वो डिटेल में बोर्ड के ऊपर एक्सप्लेन करूंगा, तो मजीद आपकी सारी चीज़ें या सारी कन्फ्यूजन जो है वो क्लियर हो जाएंगी। सो नाउ वी हैव कॉलम इसेंट्रिसिटीज। अब इसेंट्रिसिटीज का जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जितना कॉलम के सेंट्रॉइड एक्सिस से लोड दूर अप्लाई हो रहा होता है उतना ही लेटरल डिफ्लेक्शन और टेंशन फोर्सेस जो हैं वो ज्यादा अप्लाई हो रही होती हैं मेंबर के ऊपर। तो लोड आपका इवन स्मॉलर है, इसेंट्रिक डिस्टेंस लार्जर है, तो वो स्मॉलर लोड भी आपके मेंबर को फेल कर सकता है, और लोड आपका ज्यादा है, इसेंट्रिक डिस्टेंस बहुत कम है, तो वहां पे आपका मेंबर जो है वो ज्यादा लोड कैरी कर सकता है। तो यहाँ पे हम जब लार्ज इसेंट्रिसिटी की बात करते हैं तो कंक्रीट आपका जो है वो बाद में फेल होता है, स्टील आपका पहले यील्डिंग स्ट्रेस पे पहुंचता है, तो उस मेंबर को हम लार्ज इसेंट्रिक मेंबर कंसीडर करेंगे। यानी फॉर लार्ज इसेंट्रिसिटीज द फेल्यूर इज इनिशिएटेड बाय yielding of steel reinforcement, hence total stresses in the steel bar will be equals to the yielding strength of material. So furthermore smaller eccentricity, जैसे मैंने बताया कि smaller eccentricity is the distance when
मैक्सिमम ऑफ द फोर्सेस आर एक्टिंग एज अ कंप्रेसिव फोर्सेस, और जिसकी वजह से आपका मेंबर जो है वो क्रशिंग में फेल होता है, कंक्रीट स्ट्रेंथ उसकी रप्चर कर जाती है, स्टील आपका जो है वो स्टिल सर्वाइव कर सकता है, उसके अंदर यील्डिंग स्ट्रेसेस जो हैं वो मजीद हैंडल हो सकती हैं। तो उस केस में हम मेंबर को जो है स्मॉलर इसेंट्रिक मेंबर या स्मॉल इसेंट्रिसिटी कंसीडर करते हैं। अब पहले केस के अंदर हमने देखा कि जो आपकी टॉप फाइबर थी उससे बाहर की तरफ आपकी सेंट्रिक फोर्स या फोर्स जो है मेजॉरिटी वहां एक्ट कर रही थी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो आपका सेंट्रल न्यूट्रल एक्सिस है उसके सराउंडिंग में या उसके बिल्कुल नजदीक जो है वो एक नॉमिनल स्ट्रेंथ या नॉमिनल लोड जो है वो एक्ट कर रहा है, जिसका ई डैश डिस्टेंस है, यानी कि उसके फोर्स से डिस्टेंस से लेके बॉटम फाइबर तक का जो रिइंफोर्समेंट तक डिस्टेंस है उसको हम ई डैश से रिप्रेजेंट करा रहे हैं। तो यहाँ पे आपके जो फोर्सेस हैं, वो जो फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम है वो भी आप देख सकते हैं कि जो सी डैश है, सी एस डैश is representing the compressive steel, CS is representing the tensile steel, CC is representing the concrete steel, concrete strength, and PN basically is the nominal load जो जिस लोकेशन के ऊपर nominal load एक्ट कर रहा है। उसके बाद जब हम इसका स्ट्रेन प्रोफाइल या स्ट्रेन डायग्राम बनाते हैं तो स्ट्रेन डायग्राम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोर्सेस की वजह से अब लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन न्यूट्रल एक्सिस डेवलप नहीं हो रहा। और यहाँ पे जो स्ट्रेस ब्लॉक है वो क्योंकि आपकी कंक्रीट के अंदर तमाम स्ट्रेसेस जो है वो मैक्सिममली कंक्रीट हैंडल कर रहा है, क्योंकि लोड जो है वो आपका सेंटर के बिल्कुल पास है, इसेंट्रिसिटी बहुत कम है, तो उस केस को हम कंसीडर करते हैं एज अ स्मॉलर इसेंट्रिसिटी मेंबर। और इक्विवेलेंट फोर्सेस आपके किस तरह से अप्लाई होते हैं वो भी आप देख सकते हैं। तो स्मॉलर एंड लार्जर इसेंट्रिसिटी के बाद कोड्स ने हमें एक और इसेंट्रिसिटी जनरेट कराई या इसेंट्रिसिटी सजेस्ट की, जिसका नाम दिया गया बैलेंस इसेंट्रिसिटी। A balance for any cross section of given dimensions and material strength values, there is one specific eccentricity such that a force applied at that distance will cause a failure by simultaneous yielding of tensile steel and crushing of material, crushing of concrete। तो कोड क्या कहते हैं कि जब आप दोनों फोर्सेस लार्जर इसेंट्रिसिटी कंसीडर करते हैं तो स्टील फेल हो जाता है, कंक्रीट आपका सरवाइव कर जाता है। अगर आप स्मॉलर इसेंट्रिसिटी कंसीडर करते हैं तो कंक्रीट क्रश कर जाता है, स्टील अभी मजीद लोड बियर कर सकता था। तो कोड कहते हैं कि व्हाई नॉट गो फॉर द बैलेंस्ड इसेंट्रिसिटी, जहां पे दोनों मटेरियल, दोनों इंपॉर्टेंट मटेरियल हैं, दोनों आप अपना एक प्रॉपर रोल प्ले करें जिसकी वजह से हमें एक जो प्रोडक्ट मिल रही है वो एक यूजफुल प्रोडक्ट मिल सके। तो वहां पे द सब्जेक्ट लोड इज ट्रांसफर्ड एज अ बैलेंस्ड लोड। जो नॉमिनल स्ट्रेंथ थी, नॉमिनल लोड था, उसको एज अ बैलेंस्ड लोड के तौर पे ट्रीट किया गया। लोड लार्जर देन बैलेंस्ड नॉमिनल लोड अप्लाइड एट अ स्मॉलर इसेंट्रिसिटी EB cause a compression failure. Load smaller than nominal load balance applied at eccentricity larger than the balance eccentricity cause a tension failure। यहाँ पे जो कंप्रेशन फेल्यूर और टेंशन फेल्यूर की जो डेफिनेशंस बनाई गई वो इस तरह से कि एक वैल्यू हमारे पास थी जो कि बैलेंस इसेंट्रिसिटी है बेसिकली, अगर उससे आपकी इसेंट्रिसिटी स्मॉलर है तो मेंबर आपका जो है वो कंप्रेशन फेल्यूर कंसीडर होगा, यानी उसकी इसेंट्रिसिटी जो है वो स्मॉलर कंसीडर होगी और लार्जर लोड जो है वो मेंबर कैरी कर सकता है, इवन लार्जर देन द बैलेंस लोड। और यही कंडीशन अगर आपका इसेंट्रिक डिस्टेंस जो है वो आपका बहुत ज्यादा है बैलेंस इसेंट्रिसिटी से, तो स्मॉलर लोड मेंबर कैरी करेगा, तब भी मेंबर आपका टेंशन में फेल हो जाएगा, टेंशन फेल्यूर अपीयर होगा। तो यहाँ पे ये हमारे पास जो है वो डिफरेंट इसेंट्रिसिटीज की और बैलेंस इसेंट्रिसिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया। बैलेंस इसेंट्रिसिटी के अंदर हमारे पास जो एक न्यूट्रल स्ट्रेसेस या स्ट्रेंथ डिस्ट्रीब्यूशन जो बनाई गई वो इस तरह से कि जो बॉटम फाइबर है उसके अंदर यील्डिंग स्ट्रेंथ्स हैं, टॉप फाइबर के अंदर कंक्रीट की मैक्सिमम स्ट्रेंथ्स हैं, और CB इज द सेंट्रल डिस्टेंस, सेंट्रॉइड डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस टू द टॉप फाइबर, जिसको हमने बैलेंस्ड सेंट्रॉइडल डिस्टेंस का नाम दिया। और यहाँ पे आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बैलेंस इसेंट्रिसिटी का इरप्ट होता है, क्योंकि आपने देखा पीछे कि अगर आपके पास लार्जर इसेंट्रिसिटी है तो स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन आपकी ट्रायंगुलर फॉर्म में बन रही थी, स्ट्रेन प्रोफाइल इंक्लाइन फॉर्म में बन रहा था, लेकिन जब इसेंट्रिसिटी कम हो जाती थी तो हमारे पास जो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन एंड हमारे पास जो स्ट्रेस ब्लॉक बन रहा था वो टोटली जो है वो रेक्टेंगुलर पोर्शन बन रहे थे। तो यहाँ पे बैलेंस के कॉन्सेप्ट से हमारी जो वैल्यूज हैं वो दोबारा जो है ट्रायंगुलर फॉर्म के अंदर हमने कंसीडर और ट्रांसफर करते हैं। So now we have a load movement interaction diagram. So when a normal force is applied on a RC short column, the following cases may arise according to the location of normal force with respect to the centroid। कि जब हमारे पास एक शॉर्ट कॉलम है उसके सेंट्रॉइड के ऊपर कोई भी लोड एक्ट करता है तो कोई भी फॉलोइंग केसेस में से कोई भी एक केस अपीयर हो सकता है।
सो हम कंसीडर करते हैं कि एक एक्सियल कंप्रेसिव फोर्स थ्योरेटिकली हम अज्यूम करते हैं कि सेंट्रॉइड या प्लास्टिक सेंट्रॉइड ऑफ द सेक्शन के ऊपर एक्ट कर रहा है, यानी कोई यूनिएक्सियल और बायएक्सियल लोडिंग नहीं है, सेंट्रॉइड में से वो पास हो रहा है जिसके ऊपर इसेंट्रिसिटी जीरो है और मूवमेंट जीरो है, सिर्फ कंप्रेसिव फोर्स है। सो फिगर 1A के अंदर फोर्स रिप्रेजेंटेड भी है। हम उसके अंदर कंडीशंस देखते हैं कि नॉमिनल कंडीशंस आपकी किस तरह से अप्लाई होती है जब इसेंट्रिसिटी आपकी वेरी कर रही होती है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या हो सकती है पॉसिबली कि मैक्सिमम नॉमिनल एक्सियल लोड, जब आपका नॉमिनल एक्सियल लोड मैक्सिमम एक्ट कर रहा हो, दिस इज द केस ऑफ नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन अ सेक्शन विद मिनिमम इसेंट्रिसिटी, कि एक पॉसिबल हाईएस्ट फोर्स है, मैक्सिमम इंटेंसिटी एक्ट कर रही है और कम से कम इसेंट्रिसिटी है, यानी कि प्लास्टिक सेंट्रॉइड के ऊपर एक्ट कर रही है। तो अकॉर्डिंग टू एसीआई हम नॉमिनल मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है वो टोटल एक्सियल कंप्रेशन लोड का 80% कंसीडर करेंगे फॉर द राइट कॉलम केस और 85 कंसीडर करेंगे हम स्पाइरल रिइंफोर्स्ड कॉलम्स के लिए, जो कि हम ऑलरेडी पिछली क्लासेस में डिस्कस करा है, शॉर्ट कॉलम के लिए डिजाइन भी करा है। और इस केस में आपका जो फेल्यूर होगा मेंबर का वो कंक्रीट क्रशिंग एंड स्टील यील्डिंग का कम्युलेटिव फेल्यूर होगा, जो कि आपका फर्स्ट क्राइटेरिया या फर्स्ट केस कहलाएगा, जिसके अंदर आपके मैक्सिमम नॉमिनल एक्सियल लोड विद मिनिमम इसेंट्रिसिटी एक्ट कर रही होती है। इसी तरह से सेकंड केस हमारे पास है कंप्रेशन फेल्यूर, यानी कि आपका कंप्रेसिव फोर्स की वजह से कंक्रीट क्रश हो जाए, उसको हम कंप्रेशन फेल्यूर कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि दिस इज द केस व्हेन द लार्ज एक्सियल फोर्स इज एक्टिंग एट द स्मॉलर इसेंट्रिसिटी, यानी कम से कम इसेंट्रिसिटी है, फोर्स बहुत ज्यादा था, हायर फोर्स है, तो नॉमिनल इंटेंसिटी जो है वो मैक्सिमम इंटेंसिटी के बराबर है टू अ मिनिमम वैल्यू ऑफ रो बैलेंस्ड, क्या आपकी जो रो बैलेंस सॉरी नॉमिनल बैलेंस लोड के बराबर हैं जब वैल्यूज, तो उस केस में आपका फेल्यूर जो है वो कंक्रीट क्रशिंग की वजह से होगा, क्योंकि कंप्रेसिव स्ट्रेन्स इन कंक्रीट जो हैं वो 0.003 से एक्सीड कर जाती हैं, जिसकी वजह से स्टील जो है मजीद स्ट्रेंथ बियर कर सकता था, लेकिन हमारा जो कंक्रीट है वो क्रश कर जाए, तो इसको हम सेकंड क्राइटेरिया या सेकंड केस कंसीडर करेंगे। इसी तरह से हमारे पास थर्ड है बैलेंस्ड कंडीशन, जब हमारे पास लार्जर इसेंट्रिसिटी एंड स्मॉलर इसेंट्रिसिटी के दरमियान हम कोई बैलेंस इसेंट्रिसिटी प्रोवाइड करें, जिसके अंदर हमारा टारगेटेड जो स्ट्रेन है कंक्रीट के अंदर वो लिमिट या मैक्सिमम की जाए 0.003 तक, और स्टील जो है वो मैक्सिमम यील्डिंग स्ट्रेन के इक्वल की जाए, तो उस केस के अंदर आपका जो बैलेंस इसेंट्रिसिटी है वो बैलेंस्ड मोमेंट डिवाइड बाय बैलेंस्ड लोड हो जाता है, और फेल्यूर जो है वो कम्युलेटिव कंबाइंड फेल्यूर हो रहा होता है, जिसमें कंक्रीट क्रश हो जाता है और स्टील जो है वो यील्ड हो जाता है। तो ये हमारा थर्ड क्राइटेरिया या बैलेंस्ड कंडीशन जो है वो कहलाती है। उसके बाद फोर्थ क्राइटेरिया हमारे पास टेंशन फेल्यूर है। दिस इज द केस व्हेन स्मॉलर लोड एक्टिंग एट द लार्जर इसेंट्रिसिटी, यानी कि आपका जो लोड है वो सेंट्रॉइड से काफी दूर तक एक्ट कर रहा है, तो उस केस में हम इसको लार्जर इसेंट्रिसिटी कंसीडर करते हैं। स्मॉलर लोड की वजह से लेटरल डिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से आपका स्टील कोलैप्स कर जाता है, कंक्रीट स्टिल सर्वाइव है, कंक्रीट स्टिल लोड बियर कर सकता है, तो उस केस को हम जो है वो टेंशन फेल्यूर कंसीडर करते हैं। उसके बाद हमारे पास प्योर फ्लेक्चर है, जो कि बहुत रेयर केसेस के अंदर ऐसा सेक्शन जो है वो अपीयर होता है। दिस इज द section in the case subjected to only bending movement, no any axial compressive force is acting on the member, so the eccentricity is assumed to be at infinity, कि eccentricity जो है वो बहुत ज्यादा है, यानी कि लोड आपका एक बीम के एंड के ऊपर अप्लाई हो रहा है और कॉलम आपका अदर एंड के ऊपर है, तो उस केस में आपका कॉलम जो है उसके ऊपर टोटली फ्लेक्सुरल लोड एक्ट कर रहा होगा, हॉरिजॉन्टल लोड एक्ट कर रहा होगा उन मेंबर्स की वजह से। तो यहाँ पे आपका बेंडिंग फेल्यूर, जिस तरह से बीम फेल होता है इसी तरह से फेल्यूर जो है वो अपीयर होता है। ये बहुत ही रेयर केसेस के अंदर रियलिटी लाई करती हैं चीजें। फिफ्थ केस जो है वो रेयर केस है। ये हमारे पास एक स्ट्रेन प्रोफाइल की डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम है, जिसको हम लोड इंटरेक्शन डायग्राम के तौर पे कंसीडर कर रहे हैं। आप जीरो से एक लाइन मार्क करते हैं जो कि इसेंट्रिसिटी जब आपकी बैलेंस इसेंट्रिसिटी के बराबर है, तो वहां से ऊपर वाला जो रीजन है वो आपका कंप्रेसिव जोन कहलाता है और बॉटम रीजन जो है वो टेंशन जोन कहलाता है। अगर आपका बॉटम रीजन की तरफ स्ट्रेसेस हैं तो वो आपका क्राइटेरिया जिसके अंदर स्टील फेल हो जाता है, कंक्रीट स्टिल सर्वाइव कर सकता है, और आपका ऊपर वाला जो रीजन है उसके अंदर कंप्रेसिव स्ट्रेसेस या जो आपकी नॉमिनल स्ट्रेंथ है वो बैलेंस स्ट्रेंथ से ज्यादा है, तो उस केस के अंदर आपका कंप्रेशन के अंदर मेंबर फेल हो जाता है और इसेंट्रिसिटी जो डिस्टेंस है वो हमारी कम हो जाती है। तो यहाँ पे हमारे पास जो क्राइटेरिया है वो डिफरेंट हो जाता है। तो ये स्ट्रेंस की डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम है, किस तरह से हम स्ट्रेंस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बेस्ड ऑन लोड इंटरेक्शन डायग्राम्स वगैरह। इन चीज़ों को मजीद में आपको ड्यूरिंग क्लास या ड्यूरिंग जब डिज़ाइन एग्जाम्पल्स वगैरह सॉल्व करेंगे तो सारी चीज़ें आपको मजीद क्लियर हो जाएंगी। अब
कॉलम स्ट्रेंथ इंटरेक्शन डायग्राम का मजीद एक एग्जांपल है या एक मजीद जो डायग्राम है उसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं थ्योरेटिकली, और आपके पास जो है डायग्राम भी एक्सप्लेन्ड है, सारी चीज़ें मजीद आपको यहाँ से भी क्लियर हो जाएंगी। सो फॉर अ गिवन क्रॉस सेक्शन एंड मटेरियल स्ट्रेंथ अ कॉलम इंटरेक्शन डायग्राम हैज जनरल शेप एज शोन इन फिगर 2, जो कि आपने पिछली स्लाइड के ऊपर भी देखी, आगे भी एक फिगर आपको गिवन है कि जब आपका कॉलम डिफरेंट मटेरियल की स्ट्रेंथ और क्रॉस सेक्शन के हिसाब से जब लोड को फेस करता है तो किस तरह की एक इंटरेक्शन डायग्राम या डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम डेवलप होती है। सो एनी पॉइंट ऑन द कर्व सच एज ए रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ वैल्यूज पी एन एंड एम एन, कि आप कहीं पे भी उस कर्व के ऊपर अगर एक पॉइंट मार्क करते हैं ए, तो वहां पे आपके पास दो वैल्यूज होंगी, एक नॉमिनल लोड होगा, दूसरी नॉमिनल मूवमेंट होगी, जिसको हम नॉमिनल स्ट्रेंथ थ्योरी विल फेल द मेंबर, कि हम नॉर्मल स्ट्रेंथ थ्योरी के हिसाब से हम कंसीडर कर रहे होते हैं कि नॉमिनल लोड जो है वो आपका कितना है, अगर बैलेंस लोड से ज़्यादा है तो क्या मेंबर हमारा फेल हो रहा है या नहीं हो रहा, उस हिसाब से हम इसको डिसाइड करते हैं। सो कर्व स्टार्ट्स एट 0 विद स्ट्रेंथ पी नॉट, जिसको हम एक्सियल कंप्रेसिव लोड कंसीडर कर रहे हैं, ऑफ अ कंसेंट्रिकली लोडेड मेंबर, कि आपका कंसेंट्रिकली लोडेड मेंबर है, सिंपल हम उसको पॉइंट ए ओ 0 टू पी नॉट हम उसको रिप्रेजेंट करा रहे हैं। पोर्शन जो OB of the curve है pertains to the range of small eccentricity in which failure is initiated by the crushing of concrete, कि आपका जो अपर जोन है जो जिसके अंदर इसेंट्रिसिटी स्मॉलर है OB पोर्शन के अंदर, वो अभी हम देखते हैं पिक्चर के अंदर, तो वो आपका कंप्रेसिव जोन कहलाता है, जहां पे आपका फेलियर जो है वो क्रशिंग ऑफ कंक्रीट की वजह से होता है। पॉइंट B जो है उसको हम बैलेंस्ड कंडीशन कंसीडर करते हैं, देयर विल बी साइमल्टेनियस फेलियर बाय क्रशिंग एंड यील्डिंग ऑफ स्टील। अब यहाँ पे डायग्राम में देखते हैं मजीद आगे, उसको भी हम चेक कर लेते हैं। अब इस डायग्राम के अंदर हमारे पास डिफरेंट रीजन्स डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। फॉर एग्जांपल आपका वर्टिकल एक्सिस में नॉमिनल लोड है और जो आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वहाँ पे मूवमेंट है। कोई भी एक पॉइंट हमने ए मार्क की तो जो ए पॉइंट है वहाँ पे हमें पी एन ए और एम एन ए दो वैल्यूज मिले, एक नॉमिनल मूवमेंट एट ए पॉइंट और लोड नॉमिनल एट ए पॉइंट। और यहाँ से जो आपका ओ बी का रीजन है टॉप से जो आ रहा है, इस रीजन को हम कंप्रेशन जोन रीजन कहते हैं, जहाँ पे आपका क्रशिंग ऑफ कंक्रीट की वजह से फेल्यूर अपीयर होता है। जो आपका बी टू सी जोन है ये आपका टेंशन जोन कहलाता है, जिसके अंदर आपकी जो है वो फेल्यूर टेंसाइल की वजह से होती है। जो थर्ड ट्रांजिशन रीजन है उस पॉइंट को बेसिकली हम बैलेंस्ड कंडीशन ट्रीट करते हैं, जहाँ पे आपका फेल्यूर बैलेंस इसेंट्रिसिटी की वजह से दोनों मटेरियल एट अ टाइम फेल हो रहे होते हैं। रीजन 1 के अंदर मैक्सिमम एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेसेस होती हैं, जो कि हमने जैसे फार्मूला डिस्कस किया कि इसेंट्रिसिटी जब आपकी कम से कम हो और मैक्सिमम नॉमिनल लोड अप्लाई कर रहा हो तो उस केस के अंदर आप 80% ट्रीट करते हैं फॉर द केस ऑफ टाइड कॉलम्स एंड 85% हम ट्रीट करते हैं फॉर द केस ऑफ स्पाइरली रिइंफोर्स्ड कॉलम्स। सेक्शन 2 जो है ए टू बी पोर्शन, ये रीजन 2 कहलाता है, जिसके अंदर कंप्रेशन कंट्रोल सेक्शन होते हैं। अगेन कि वहाँ पे आपकी इसेंट्रिसिटी जो है वो हायर होती है, लेकिन लोड जो है वो हमारा अगर ज़्यादा है तो इवन उस केस के अंदर इसेंट्रिसिटी कम से कम है, लोड बहुत ज़्यादा हो जाता है, उस केस के अंदर हमारा मेंबर जो है वो क्रशिंग ऑफ कंक्रीट के अंदर फेल हो रहा होता है। थर्ड क्राइटेरिया हमारे पास बैलेंस कंडीशन है, उसके नीचे जो रीजन्स हैं बेसिकली वो हमारे सेक्शन है जो आपके टेंशन कंट्रोल सेक्शन है, जिनके अंदर आपकी स्टील की वजह से मेंबर जो है वो फेल होते हैं, कंक्रीट स्टील वहाँ पे अपना रोल प्ले करता है। जैसे डायग्राम के अंदर हमने डिस्कस किया कि ओ टू बी पोर्शन हमारा क्या था, कंप्रेशन कंट्रोल पोर्शन था, जिसके अंदर आपका कंप्रेशन फेलियर अपीयर हो रहा था, और बी टू सी पोर्शन जो है वो टेंशन पोर्शन कहलाता है, जिसके अंदर फेलियर आपका यील्डिंग ऑफ स्टील की वजह से अपीयर होता है। जो पॉइंट सी है उसको हम इन कर्व के अंदर हम रिप्रेजेंट करते हैं एज अ मूवमेंट कैपेसिटी एम नॉट से, जिसके अंदर आपका नॉमिनल लोड जो है टोटली नॉमिनल लोड 0 होता है, मैक्सिमम मूवमेंट आपकी जो है वो कैपेसिटी मैक्सिमम मूवमेंट की वजह से फेल्यूर होती है। एनी इंक्लाइन लाइन थ्रू द ओरिजिन हैज अ स्लोप द रेसिप्रोकल ऑफ व्हिच गिव्स द सेंट्रोइडल इसेंट्रिसिटी करस्पॉन्डिंग टू द पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन ऑफ अल्टीमेट वैल्यू ऑफ नॉमिनल लोड एंड नॉमिनल मूवमेंट। सो इसेंट्रिसिटी विल बी इक्वल्स टू नॉमिनल मूवमेंट डिवाइड बाय नॉमिनल लोड। फर्दरमोर फॉर एनी इसेंट्रिसिटी, अगर इसेंट्रिसिटी बहुत ज्यादा हो, कोई भी वैल्यू हो, देयर इज अ यूनिक पेयर ऑफ वैल्यूज पी एन एंड एम एन that will produce a state of incipient failure. Load and moment combination lying inside the curve will not cause failure. अगर कर्व के अंदर आपकी दोनों वैल्यूज फॉल कर रही हैं तो उस केस के अंदर हमारा जो फेल्यूर है मेंबर जो है वो सेफ साइड के ऊपर है। अगर उसी लाइन के ऊपर फॉल कर रही है या आउटसाइड ऑफ द कर्व फॉल कर रही हैं तो वहां पे हमारे फेल्यूर के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो यहाँ पे कोई भी पॉइंट आप मार्क करें वहां पे आपको दो वैल्यूज मिल रही होती हैं। So it may be noted that in the region of compression failure such as OB, larger the axial load, smaller is the moment.
वो तो हमारे पास कर्व के अंदर के हिसाब से था कि जितनी मूवमेंट आपकी लोड बढ़ता जा रहा है, आपका कर्व घूम के वापस आ रहा है, तो मूवमेंट की वैल्यू कम से कम है. So increase of whereas in the region of tension failure, reverse is true, i.e. the larger will be the axial load and larger the moment capacity. तो आपका ट्रांजिशन जोन के लिए जो आपका नीचे टेंशन फेल्यूर जोन है, उसके अंदर आपकी दोनों चीजें जो है वो इंक्रीज हो रही होती हैं. इंक्रीज ऑफ एक्सियल कंप्रेशन इंक्रीजेस द मोमेंट कैपेसिटी एज लॉन्ग एज टेंशन गवर्न्स द फेल्यूर. कि जैसे ही टेंशन जोन के अंदर आप एक्सियल कंप्रेसिव फोर्स को बढ़ाते जाते हैं, मोमेंट कैपेसिटी भी बढ़ती जाती है और यील्डिंग फेल्यूर जो है वो अपीयर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होता है. सो उसके बाद इन्हीं कंडीशंस के हिसाब से जब कंडीशंस और इक्वेशंस हमारे पास डिफरेंट आ गई कि इसेंट्रिसिटी किस तरह से लोड को, मूवमेंट को, कॉलम को चेंज करती है, फेल कराती है, तो वहाँ पे स्ट्रेंथ रिडक्शन फैक्टर एंड एसीआई प्रोविजंस जो हैं, सेफ्टी प्रोविजंस, वो क्या थी कि स्ट्रेंथ रिडक्शन फैक्टर इन अ कॉलम डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ लेटरल रिइंफोर्समेंट. ट्राइड कॉलम के लिए जो 5 फैक्टर है वो 0.70 है और 5 फैक्टर जो स्पाइरल कॉलम के लिए वो स्ट्रेंथ रिडक्शन फैक्टर हमारे पास 0.75 है. सो द स्ट्रेंथ रिडक्शन फैक्टर इन कंप्रेशन इज लोअर देन दैट ऑफ फ्लेक्चर और 0.9 हम कंसीडर करते हैं एंड शेयर के लिए हम 0.85 कंसीडर करते हैं. यानी कि आपका जो कंप्रेशन मेंबर है उसके लिए आपने स्ट्रेंथ रिडक्शन फैक्टर हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं, यानी सेफ्टी मार्जिन हमारी बहुत ज़्यादा होती है, तकरीबन 25 to 30%. और यहाँ पे आपके जो शेयर और फ्लेक्शन मेंबर्स के अंदर हम सेफ्टी मार्जिन प्रोवाइड करते हैं वो 10 to 15% होती है. तो ये हमारे पास जनरल एक गाइडलाइंस थी कि हम ACI के हिसाब से स्ट्रेंथ इंटरेक्शन डायग्राम वगैरह को किस तरह से कंसीडर करते हैं. उसके बाद अभी मजीद हमारे पास जो आगे बहुत सारी डिटेल में चीज़ें हैं उनको जब हम समझते जाएंगे तो सारी चीज़ें मजीद आपको क्लियर होती जाएंगी. सो नाउ वी हैव अ कॉलम्स एंड वी आर कंसीडरिंग द बैलेंस्ड कंडीशन, जिसके अंदर आपका बैलेंस इसेंट्रिसिटी, बैलेंस मूवमेंट एंड बैलेंस लोड्स हैं और रेक्टेंगुलर सेक्शंस हैं. उन रेक्टेंगुलर सेक्शंस के लिए हम किस तरह से बैलेंस कंडीशंस वगैरह कंसीडर करते हैं. Now we have a balanced condition for rectangular sections. A balanced condition occurs in a column when the load is applied on the section and produces at nominal strength a strain in concrete of about 0.003 and fiber strain जो स्टील के अंदर है वो हमारे पास होती है यील्डिंग स्ट्रेस डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इन द टेंशन बार्स. सो उसके लिए जो हमारे पास मजीद बैलेंस सेक्शन के लिए जो एक्सप्लेन्ड स्टेप्स हैं, उसमें पहला स्टेप है कि हम C कंसीडर करते हैं. लेट द C इज द इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द टॉप कंप्रेशन जोन टू द न्यूट्रल एक्सिस. कि हम C को न्यूट्रल एक्सिस तक डिस्टेंस कंसीडर करते हैं फ्रॉम द टॉप फाइबर से लेके न्यूट्रल एक्सिस तक इन द स्ट्रेन डायग्राम. और अगर आप स्ट्रेन डायग्राम अगली पिक्चर के ऊपर भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ तो वहाँ पे हमें नजर आता है कि CB या C बैलेंस्ड डिवाइडेड बाय DT ओवरऑल डेप्थ up to the tension bars will be equals to the strain in concrete divided by strain in concrete plus strain in steel. So whereas modulus of elasticity of steel basically is 29,000 KSI, हमने इक्वेट किया है दो ट्राइंगल्स को और ये इक्वेशन रिलेशनशिप बनाया. अगर इसको आप मजीद सॉल्व करें तो CB will be equals to 87 into DT over 87 plus FY, यानी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू हमने पुट कर दी. द डेप्थ इक्विवेलेंट कंपैरेटिव ब्लॉक, अगर हम कंपैरेटिव ब्लॉक जो बनाते हैं उसके अंदर जो A बनता है वैल्यू वो हमारी हो जाती है β1 into CB. और β1 बेसिकली इज अ कांस्टेंट फैक्टर और CB जो हमारे पास ऑलरेडी वैल्यू है, तो यहाँ से हमारे पास जो इक्वेशन बनती है वो 87 over 87 plus FY into β1 into DT. और β1 जो है वो 0.85 हम कंसीडर करते हैं नॉर्मली फॉर कंपैरेटिव स्ट्रेंथ ऑफ 4 KSI. अगर आपकी स्ट्रेंथ रिड्यूस होती है तो उस केस में आप 0.05 जो है वो रिड्यूस कर देते हैं. लेट्स सपोज अगर 3000 PSI हो जाती है तो हमारी जो कॉन्क्रीट जो β1 की वैल्यू है वो 0.0 और 0.80 हो जाएगी. अब ये रेक्टेंगुलर सेक्शन, उसके अंदर आपको नजर आ रही है कंपैरेटिव बार्स हैं, टेंशन बार्स हैं, प्लास्टिक सेंट्रॉइड आपको नजर आ रही है और जो कंप्रेसिव बार से टॉप फाइबर तक डिस्टेंस उसको हम D' से रिप्रेजेंट करा रहे हैं. और प्लास्टिक जो इसेंट्रिसिटी है या आपको जो नॉमिनल लोड है वो इसेंट्रिक डिस्टेंस के ऊपर नजर आ रहा है, वो हम सेंट्रॉइड से इसेंट्रिक डिस्टेंस कंसीडर कर रहे हैं और E' हमारा बॉटम रेनफोर्समेंट से जो बैलेंस लोडिंग है या नॉमिनल लोड है वहां तक हम डिस्टेंस कंसीडर कर रहे हैं. DT भी आपको नजर आ रहा है और H इज द टोटल डेप्थ and B is the total width of the section. जब हम इसका इक्विवेलेंट स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम, स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बनाते हैं तो दो रेक्टेंगल्स बनती हैं हमारे पास. अपर जोन में कंक्रीट स्ट्रेंथ जो है वो 0.003 हैं और स्टील जो लोकेशन के ऊपर है वहाँ पे स्ट्रेसेस हैं, स्ट्रेसेस इन
compression steel और strains in compression steel and strains in the bottom steel. और CP is the distance from the centroid या neutral axis से लेके top fiber तक का distance है. जब हम इसको stress block बनाते हैं तो वहाँ पे rectangular equivalent stress block हमने consider किया, जिसको हम width overall AB से represent करा रहे हैं, top fiber 0.85 FC dash, और जो C force है is the सेंट्रॉइड ऑफ द कंक्रीट फोर्स, जिसको हम 0.85 FC डैश इंटू AB और इंटू B से रिप्रेजेंट कराते हैं. और हमारे पास जो आपका CS फोर्स है वो कंप्रेसिव स्टील का है, और T जो फोर्स है वो आपका टेंसाइल स्टील का है. जो T और CC के दरमियान जो डिस्टेंस है दैट विल बी इक्वल टू D माइनस AB बाई 2, कि आपका D टोटल डेप्थ थी, AB माइनस 2 AB डिवाइड बाई 2 जो है वो हमारा हाफ ऑफ द स्ट्रेस ब्लॉक हो जाता है. तो ये मजीद चीज़ें मैं आपको क्लास में ड्यूरिंग लेक्चर एक्सप्लेन करूंगा, तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी. उसके बाद हमारे पास सेकंड कंडीशन है, फ्रॉम द इक्विलिब्रियम वी कंसीडर द डिफरेंट फोर्सेस, कि हमारे पास जो आप पिछली डायग्राम अगर देखें तो 4 फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं. एक बैलेंस लोड जो कि नॉमिनल मूवमेंट की वजह से था, कंप्रेसिव फोर्स ड्यू टू कंक्रीट एंड कंप्रेसिव फोर्स ड्यू टू स्टील, प्लस जो टेंशन फोर्स ड्यू टू स्टील. तो यहाँ पे हमारे पास 4 फोर्सेज हैं जिनको इक्वेट करना है आपने 0 के बराबर, क्योंकि 2 फोर्सेज आपके जो हैं वो एक डायरेक्शन में है और 2 जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है, 2 जो है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस में है, क्योंकि टेंशन स्टील जो है वो इनवर्ट है, कंप्रेसिव है, और टेंसाइल जो फोर्स है वो आपका एज अ पॉजिटिव है. तो यहाँ पे हमारे पास जो CC फोर्स था वो 0.85 FC डैश AB के इक्विवेलेंट है. T इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्टील इनटू FY. CS जो कंप्रेसिव फोर्स है स्टील का वो एरिया ऑफ स्टील इनटू स्ट्रेसेस इनटू द स्टील माइनस 0.85 FC डैश. और यहाँ पे हमारे पास जो मजीद कंडीशंस थी, FS डैश की वैल्यू आप डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते हैं, 87 C माइनस D डैश डिवाइड बाय C शुड बी लेस देन इक्वल्स टू FY. अगर मोर देन FY है तो हम FY ही कंसीडर करेंगे. और बैलेंस लोड जो हमारे पास टोटल बैलेंस इक्वेशन बनी, सारी वैल्यूज हमने उसके अंदर पुट कर दी, तो हमारे पास जनरलाइज जो इक्वेशन ड्राइव हो रही है वो आपको नजर आ रही है नीचे. उसके बाद थर्ड स्टेप के अंदर हम इसेंट्रिसिटी फाइंड आउट करते हैं, कंसीडरिंग द बैलेंस इसेंट्रिसिटी. EB इज मेजर्ड फ्रॉम द प्लास्टिक सेंट्रॉइड एंड E डैश इज मेजर्ड फ्रॉम द सेंट्रॉइड ऑफ द स्टील. के E डैश हमारे पास टोटल हम जो है वो रिप्रेजेंट करा रहे हैं डिस्टेंस, जिससे हम E इसेंट्रिसिटी एक्चुअल प्लस D डबल डैश हम डिस्टेंस को कंसीडर करते हैं. उसके बाद हमारे पास जो है वो इन तमाम वैल्यूज़ को जब हम फार्मूलाज वगैरह में पुट करते हैं तो द वैल्यू ऑफ बैलेंस इसेंट्रिसिटी कैन बी डिटरमाइंड बाय टेकिंग द मूवमेंट्स अबाउट द प्लास्टिक सेंट्रॉइड. तमाम फोर्सेस का आप प्लास्टिक सेंट्रॉइड के हिसाब से मूवमेंट लेते हैं तो ओवरऑल आपके पास जो एक वैल्यूज़ जनरेट हो जाती हैं, जिसकी वजह से हम जो है बैलेंस इसेंट्रिसिटी को फाइंड आउट भी कर सकते हैं. सो जनरलाइज इक्वेशन वी हैव बैलेंस्ड लोड इनटू बैलेंस्ड इसेंट्रिसिटी, यानी कि बैलेंस्ड मूवमेंट, जिसको प्रोडक्ट विल बी बैलेंस मूवमेंट इज इक्वल्स टू कंप्रेसिव फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो कि आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस उस फोर्स से लेके सेंट्रॉइड ऑफ प्लास्टिक सेंट्रॉइड तक लेना है, प्लस CS इसका प्लास्टिक सेंट्रॉइड डिस्टेंस, प्लस T इंटू D डबल डैश यानी कि प्लास्टिक सेंट्रॉइड डिस्टेंस. इसको मजीद मैं आपको मजीद एक्सप्लेन करूंगा. फिलहाल आपने जस्ट फोर्स के सेंट्रॉइड से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है. ये सारी चीज़ें जो है वो मजीद इजीली आप फिगर और डायग्राम को देख के निकाल सकते हैं. उसके बाद हम तमाम फोर्सेस जो हमारे पास वैल्यूज़ थे, बैलेंस्ड मूवमेंट फोर्स था या बैलेंस फोर्स था, CC फोर्स था, CS फोर्स था और टेंसाइल फोर्स था, उन फोर्सेस की हमने वैल्यूज़ इक्वेशन के अंदर पुट कर दी. तो जनरलाइज इक्वेशन जो हमारे पास बनी वो बैलेंस मूवमेंट विल बी इक्वल्स टू बैलेंस लोड इनटू बैलेंस इसेंट्रिसिटी शुड बी इक्विवेलेंट टू कंक्रीट कंप्रेसिव फोर्स, जिसका जो एक्चुअल फार्मूला था फोर्स निकालने का 0.85 FC डैश AB था, और D माइनस A बाई 2 माइनस D डैश इज द सेंट्रॉइडल perpendicular distance from the plastic centroid to the that force. उसके बाद area of steel in compression zone into FY minus 0.85 FC dash is the formula for the compressive force, जो कि आप स्टील की वजह से निकालते हैं, और perpendicular distance D minus D dash minus D double dash प्लस T फोर्स आपका स्टील की वजह से है, जो कि एरिया ऑफ स्टील इनटू यील्डिंग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हम कंसीडर करते हैं, और D डबल डैश इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो यहाँ से आपकी ओवरऑल इक्वेशन से जो आपके पास मूवमेंट की वैल्यू आएगी उसको आप बैलेंस मूवमेंट से या बैलेंस लोड से डिवाइड करके आपके पास बैलेंस इसेंट्रिसिटी आ जाएगी. सो फॉर नॉन रेक्टेंगुलर सेक्शन द सेम प्रोसीजर अप्लाइज, टेकिंग इनटू कंसीडरेशन द एक्चुअल एरिया ऑफ कंक्रीट इन कंप्रेशन, द स्ट्रेंथ रिडक्शन फैक्टर फॉर द बैलेंस्ड कंडीशन विद FY 60 केस आई कैन बी अज्यूम्ड एज 0.65 और 0.75.
सो नाउ वी हैव अ डिजाइन एग्जांपल। जो हमने डिस्कस किया इक्वेशंस वगैरह उनको हम किस तरह से रियल लाइफ के अंदर अप्लाई करते हैं, ये एग्जांपल आपको मजीद सारी चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। डिटरमाइन द बैलेंस्ड कंपैरेटिव फोर्स, बैलेंस कंपैरेटिव फोर्स आपने फाइंड आउट करना है। उसके बाद वी हैव टू डिटरमाइन द बैलेंस इसेंट्रिसिटी एंड बैलेंस मूवमेंट फॉर द सेक्शन गिवन एज शोन इन फिगर एंड concrete comparative strength we have 4000 psi and steel yielding strength we have 60000 psi। और ये हमारे पास वैल्यूज हैं। जो सेक्शन गिवन है वो 14/22 इंचेस का है। वी हैव 4 नंबर 9 बार्स एट द एज द कंप्रेशन इन्फोर्समेंट एंड 4 नंबर 9 बार्स एट द टेंशन इन्फोर्समेंट। Plastic centroid is basically 8.5 inches in both sides and 2.5 inches from both sides. We have cover and up to the distance from the centroid। और ये हमारे पास जो बैलेंस्ड लोड आपको नजर आ रहा है वो PB, हम इसेंट्रिक बैलेंस्ड लोड आपका कंसीडर कर रहे हैं फ्रॉम द प्लास्टिक सेंट्रॉइड टू द लोड, जो कि हमें आइडेंटिफाई करना है प्लास्टिक मूवमेंट और प्लास्टिक जो है वो इसेंट्रिसिटी भी, और यहाँ पे हमारे पास बैलेंस लोड भी हमने फाइंड आउट करना है। तो ये कंडीशंस हैं। इन कंडीशंस में से हमने जो है फाइंड आउट करना है चीज़ों को कि हमारे पास जो यूजफुल प्रोडक्ट्स हैं वो किस तरह से बनती हैं, और इन टर्म्स ऑफ बैलेंस कंडीशन ये सेक्शन हमारा किस तरह से एक्ट करेगा इन रियल लाइफ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इस प्लास्टिक सेंट्रॉइड की स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बनाई और स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बनाई। स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास कंक्रीट कंपैरेटिव स्ट्रेंस हैं जो बैलेंस सेक्शन के अंदर वो कंक्रीट स्ट्रेंस हम 0.003 कंसीडर करते हैं, और यील्डिंग स्ट्रेन हमारे पास FY और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, जो कि आप अगर FY 60,000 मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 29,000 अगर आप पुट करते हैं तो आपके पास वैल्यू 0.00207 आती है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 29,000 KSI है, तो यानी कि 29,000 × 10⁻³ हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो यील्डिंग स्ट्रेन आ जाएगी स्टील के अंदर। तो ये सेक्शन सारी चीज़ें गिवन है। हमने 4 फोर्सेस कंसीडर किए। जहाँ पे बैलेंस लोड अप्लाई हो रहा था वहाँ पे हमने एक हॉरिजॉन्टल बैलेंस फोर्स कंसीडर किया। कंक्रीट कंपैरेटिव ब्लॉक वी हैव 0.85 FC डैश, AB इज द रेक्टेंगुलर ब्लॉक, CC इज द कंक्रीट कंपैरेटिव फोर्स, CS इज द स्टील कंपैरेटिव फोर्स और T इज द स्टील टेंसाइल फोर्स। ये सारी चीज़ें हमने अप्लाई की। अब हम मजीद इसको सॉल्व करते हैं। सो अगेन सेम थिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेटेड द बैलेंस कंडीशन के स्ट्रेंथ हमारे पास कंक्रीट के अंदर कितनी है, स्टील की स्ट्रेंथ हमने फाइंड आउट की दोनों वैल्यूज़। उसके बाद हमने लोकेट किया न्यूट्रल एक्सिस को, जिसका फार्मूला हमारे पास था CB = 87 और 87 + FY × DT। 87 और 87 + FY हमारे पास 60 था, और DT हमारे पास टोटल जो है वो डेप्थ ऑफ द सेक्शन फ्रॉम टेंशन इन्फोर्समेंट टू द टॉप फाइबर वो 19.5 था। सही, तो हमने जब वैल्यूज को पुट किया वी गॉट 11.54 इज द सेंट्रॉइडल डिस्टेंस फ्रॉम द प्लास्टिक सेंट्रॉइड टू द टॉप फाइबर। उसके बाद हम जो स्ट्रेस ब्लॉक था उसका एरिया कैलकुलेट करते हैं, जिसका नॉर्मली हम फार्मूला यूज करते हैं β1 × CB डिस्टेंस। तो A जो है वो हमारा स्ट्रेस ब्लॉक को रिप्रेजेंट करा रहा है, CB हमने ऑलरेडी फाइंड आउट किया 11.54 इंचेस, और बीटा जो है वो हम कंसीडर करते हैं 0.85। लेकिन अगर बीटा आपका 0.85 है 4000 PSI कंक्रीट के लिए, अगर 4000 PSI से कंक्रीट रिड्यूस हो जाती है तो आप फैक्टर जो बीटा है उसकी वैल्यू को रिड्यूस कर देते हैं बाय कंसीडरिंग 0.05 रिडक्शन एट 1000 PSI रिडक्शन इन कंक्रीट स्ट्रेंथ। तो ये हमारे पास था फार्मूला 0.85 × 11.54, और जो स्ट्रेस ब्लॉक का जो हमारे पास वैल्यू आई वो 9.81 इंचेस आ गई। उसके बाद स्टेप नंबर 3 में हम कंप्रेशन स्टील को चेक करते हैं कि आया कंप्रेशन स्टील जो है वो यील्ड हो चुका है या वो स्ट्रेसेस जो हैं वो मजीद बियर कर सकता है। उसके लिए हमने सबसे पहले स्ट्रेन डायग्राम से दो ट्रायंगल्स को आपस में कंपेयर किया। एक स्मॉलर ट्रायंगल जिसके अंदर आपकी स्ट्रेन है कंप्रेशन स्टील की, और एक उससे बड़ा ट्रायंगल जो बाहर आपको नजर आ रहा है। तो स्ट्रेन इन कंप्रेशन स्टील डिवाइड बाय स्ट्रेन इन स्टील, स्ट्रेन इन कंक्रीट शुड बी इक्वल टू C - C, क्योंकि आपके पास ओवरऑल ट्रायंगल की डेप्थ है, -D' आप कवर माइनस कर देते हो क्योंकि ऊपर वाला कवर, क्योंकि आपका C जो कंपैरेटिव स्टील फोर्स है उसकी लोकेशन तक हमने आना है, डिवाइड बाय C जो कि आपकी टोटल बाहर वाले ट्रायंगल की डेप्थ है। तो इस फार्मूले के C और C' की वैल्यूज हमारे पास हैं, कंक्रीट स्ट्रेन भी है, हमने वैल्यूज पुट की और स्ट्रेन हमारे पास जो वैल्यू आई वो 0.00235 आ गई। और अगर हम ये देखें कंपेयर करें तो मैक्सिमम जो स्ट्रेन है वो हमारे पास 0.00207 है, जो कि आप मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड यील्डिंग स्ट्रेस का रेशो निकालते हैं। तो इससे वैल्यू जो है वो हमारी ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि कंक्रीट स्टील जो आपने कंपैरेटिव स्ट्रेस में यूज़ किया है वो यील्डिंग स्ट्रेस क्रॉस कर चुका है। या तो एक ये चीज़ हमारे पास है, और दूसरा चेक है हम स्ट्रेस फाइंड आउट करते हैं कि कंप्रेशन स्टील में स्ट्रेस कितनी है।
उसका फार्मूला हमारे पास क्या था, 87 इंटू सी माइनस डी डैश डिवाइड बाय सी शुड बी लेस देन इक्वल्स टू यील्डिंग स्ट्रेस। अगर यील्डिंग स्ट्रेस से कम है तो जो वैल्यू आएगी उसको हम यूज करेंगे, अगर यील्डिंग स्ट्रेस से ज्यादा है तो हमारे पास यील्डिंग स्ट्रेस की जो वैल्यू है उसको हमने कंसीडर करना है। तो जब हमने फार्मूला पुट किया तो कंपैरेटिव स्ट्रेसेस हमारे पास आई 68 केएसआई, जो कि 60 केएसआई से ज्यादा है, सो देयरफॉर हम 60 केएसआई ही यूज करेंगे डिजाइन पर्पस के लिए। उसके बाद हमने कंपैरेटिव फोर्सेस, जो तमाम फोर्सेस एक्ट कर रहे थे मेंबर के अंदर, वो हमने फाइंड आउट करने हैं। कंक्रीट कंपैरेटिव फोर्स हमारे पास 0.85 FC-AB था, से कंपैरेटिव फोर्स हमारे पास वैल्यू आई 0.85 फॉर कंक्रीट कंपैरेटिव स्ट्रेंथ। ए हमारे पास 9.81 है, इफेक्टिव डेप्थ हमारे पास सेक्शन की 14 इंचेस है, तो सी हमारे पास फोर्स आ गई 467 के। इसी तरह से टेंशन स्टील का जो फोर्स था वो हमने कैलकुलेट किया, टी फोर्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्टील इनटू यील्डिंग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, वो हमारे पास 240 के आ गया। कंप्रेशन स्टील फार्मूला क्या था, कंपैरेटिव स्ट्रेस इज इक्वल टू एरिया ऑफ प्रीस्ट्रेसिंग स्टील, सॉरी एरिया ऑफ कंपैरेटिव स्टील इनटू यील्डिंग स्ट्रेंथ माइनस 0.85 FC डैश। आपके पास तमाम वैल्यूज हैं। 4 नंबर 8 की बार्स थी, तो एरिया ऑफ स्टील जो है वो हमारे पास 4 नंबर 9 की बार, सॉरी एक बार का एरिया निकालो मल्टीप्लाई बाय 4 बार्स हैं, 60 FY हमारे पास। क्योंकि अगर यहाँ पे FY हम नहीं रखते थे तो जो वैल्यू आपकी प्रीवियस स्टेप के अंदर FS डैश की आती वो हमने कंसीडर करनी थी। माइनस 0.85 FC डैश आ गया 3.4, टोटल CS फोर्स हमारे पास आ गया 226.4 के। उसके बाद हम बैलेंस्ड लोड एंड बैलेंस इसेंट्रिसिटी फाइंड आउट करते हैं। इक्वेशन क्या थी कि बैलेंस लोड विल बी इक्वल्स टू कंपैरेटिव कंक्रीट कंपैरेटिव फोर्स प्लस कंपैरेटिव स्टील फोर्स माइनस टेंसाइल स्टील फोर्स। तमाम वैल्यूज हमने रखी, तो बैलेंस लोड हमारे पास आ गया 453.4 के। सो फर्दर मोर द बैलेंस्ड मूवमेंट कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग द फॉलोइंग इक्वेशन। बैलेंस्ड मूवमेंट विल बी इक्वल्स टू बैलेंस लोड इनटू बैलेंस इसेंट्रिसिटी। ये बैलेंस इसेंट्रिसिटी हमें अभी भी अननोन है, तो हम बैलेंस लोड नहीं निकाल सकते, इसलिए हमारे पास वही तीनों फोर्सेस मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस हमारे पास मूवमेंट्स आ जाएंगी, और वो मूवमेंट्स हमारी बैलेंस मूवमेंट के इक्वलेंट हो जाएंगी। जिस तरह से हमने हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को इक्वल किया, इसी तरह से हम हॉरिजॉन्टल मूवमेंट्स को भी इक्वल ट्रीट करेंगे। तो हमारे पास फार्मूला क्या था, कंक्रीट कंपैरेटिव फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी अप टू द सेंट्रॉइड, प्लास्टिक सेंट्रॉइड से, प्लस कंपैरेटिव फोर्स स्टील की वजह से अप टू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रॉइड से लेके प्लास्टिक सेंट्रॉइड से लेके बार के सेंटर तक, प्लस स्टील जो आपका टेंशन स्टील है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो हमारे पास टोटल जो है फार्मूला डेवलप हुआ। अब हमने सारी वैल्यूज रखी। बैलेंस मूवमेंट विल बी इक्वल्स टू सीसी फोर्स हमारे पास 467 था इंटू डी 19.5 माइनस ए बाई 2 9.81/2 माइनस डी डबल डैश 8.5 प्लस सी एस फोर्स 226.4 डी 19.5 माइनस डी डैश 2.5 माइनस डी डबल डैश 8.5 प्लस टी फोर्स 240 इंटू डी डबल डैश 8.5। तो बैलेंस्ड मूवमेंट हमारे पास आ गई 567.8 के, और ये हमारे पास टोटल बैलेंस मूवमेंट आ गई। अब बैलेंस मूवमेंट हमारा किसके बराबर होता है, टोटल जो बैलेंस लोड इनटू इसेंट्रिसिटी। तो वही वाला फार्मूला हमने यूज किया, तो इसेंट्रिक बैलेंस जो है वो हमारे पास क्या हो जाती है, बैलेंस मूवमेंट डिवाइड बाय बैलेंस लोड। बैलेंस मूवमेंट हमारे पास 6810.8 के पिंच थी, डिवाइड बाय बैलेंस लोड हमारे पास 453.4 के था, तो बैलेंस इसेंट्रिसिटी हमारे पास 15 इंचेस आ गई। तो अब उसके बाद हम ओवरऑल रेशो सारी वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं। सो फॉर बैलेंस्ड कंडीशन फाई हम यूज करते हैं 0.65 टू 0.85 के दरमियान। तो अगर आप फाई की कोई भी एक वैल्यू चूज करते हैं तो बैलेंस लोड हमारे पास टोटल आ जाता है 294.7 के, और जो आपकी बैलेंस्ड मूवमेंट है वो आ जाती है 368.9 के फिट। तो ये हमारे पास तमाम वैल्यूज आ गई। उसके बाद वही हमने डायग्राम कंसीडर की। उस डायग्राम के अंदर हमने तमाम फोर्सेस, तमाम जो सेंट्रॉइडल डिस्टेंसेस थे, ए की वैल्यूज थी, तमाम फोर्सेस को हमने अप्लाई किया। जो क्वेश्चन सॉल्व करने का मकसद था कि आपका मेंबर अगर 15 इंचेस से कम इसेंट्रिसिटी है, जो आपकी वैल्यू आई है, तो अगर उससे कम इसेंट्रिसिटी है तो कहने का मकसद जो है वो ये है कि मेंबर आपका बैलेंस्ड फेल होगा, यानी दोनों मेंबर्स एज अ कम्युलेटिव जो है वो डिस्कस करेंगे, कम्युलेटिवली फेल होंगे। अगर इसेंट्रिसिटी आपकी 15 इंचेस से ज़्यादा होगी, या जो आपकी वैल्यू आई है उससे ज़्यादा होगी, तो स्मॉलर लोड के ऊपर कॉलम जो है वो आपका टेंसाइल में फेल हो जाएगा। तो ये हमारा था डिज़ाइन एग्जाम्पल फॉर द बैलेंस कंडीशन इन केस ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शंस। उसके बाद अगर हम बैलेंस कंडीशन को छोड़ देते हैं, बैलेंस कंडीशन के बाद हमारे पास इसेंट्रिक लोडिंग आ जाती है कि बैलेंस से
अगर हमारी इसेंट्रिसिटी कंडीशन जो है वो वेरी कर जाती हैं तो उस केस में हम डिजाइन एग्जांपल्स को किस तरह से ट्रीट करते हैं, अब हम सॉल्व करते हैं या डिस्कस करते हैं कॉलम सेक्शंस अंडर इसेंट्रिक लोडिंग. So now we have a column sections under eccentric loading for the two cases when compression or tension failure occurs. अब इसेंट्रिसिटी कंडीशन में हमारे पास ये ऑलरेडी फाइनल तय था कि आपके जो लोड्स हैं या आपके जो मेंबर्स हैं वो अंडर इसेंट्रिसिटी, यानी अगर स्मॉलर इसेंट्रिसिटी होगी तो कंक्रीट फेल हो जाएगा, स्टील जो है वो मजीद स्ट्रेंथ को बियर कर सकता है. लेकिन अगर हम लार्जर इसेंट्रिसिटी कंसीडर करते थे तो वहाँ पे हमारे पास जो कंडीशन थी उसमें जो लोड है वो स्मॉलर लोड लार्जर इसेंट्रिसिटी के ऊपर है तो मेंबर जो है वो हमारा जल्दी फेल हो जाएगा. तो यहाँ पे जो है वो स्टील टेंसाइल की वजह से फेल होगा. तो उसके लिए मजीद हमारे पास कंडीशंस हैं. बेसिक इक्वेशन सजेस्टेड है, द सम ऑफ ऑल द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल फोर्सेस शुड बी इक्वल टू 0, पहली कंडीशन. सेकंड, सम ऑफ ऑल द मोमेंट्स अबाउट any axis should be considered equals to 0, जो कि हमारा एज ए स्ट्रक्चरल एनालिसिस हम यही दो मेजर रीजंस या मेजर इक्विलिब्रियम कंडीशंस फॉलो करते हैं. उसके बाद रेफर टू फिगर नंबर 2 जो कि नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर है, उसको डिस्कस करते हैं. द फॉलोइंग इक्वेशंस में बी एस्टैब्लिश. अब कंडीशंस वही हैं जो आपको प्रीवियस डिटेल में समझाने का मकसद था. सारी चीज़ें जो हमने स्ट्रेस ब्लॉक बनाया, स्ट्रेन ब्लॉक बनाई, जो नॉमिनल लोड एक्ट किया एट बैलेंस इसेंट्रिसिटी, एट स्मॉलर इसेंट्रिसिटी अभी करेंगे या इसेंट्रिक लोडिंग के लिए, तो वहाँ पे जो डेरिवेशंस थी या जो फार्मूलाज वगैरह ड्राइव किए वो हमारे फार्मूलाज उसी एक इक्वेशन से थे. तो इस वजह से आपको सारी चीज़ें जो हैं वो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए वो इजी हो जाएगा. अब ये आगे वाले जो प्रोसीजर्स हैं ये ऑलमोस्ट मिलते जुलते हैं बैलेंस कंडीशन से. तो यहाँ पे हमारे फार्मूलाज और डेरिवेशंस भी उसी तरह से ड्राइव होंगी जैसे हमने पिछले केस में डिस्कस किया. तो यहाँ पे पहले कंडीशन क्या थी, नंबर 1, सम ऑफ ऑल द हॉरिजॉन्टल फोर्सेस या वर्टिकल फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू 0. तो यहाँ पे एक फोर्स हमारे पास नॉमिनल लोड का आएगा, दूसरा कंक्रीट कंप्रेसिव स्ट्रेस का, कंक्रीट एज अ कंप्रेशन, उसके बाद स्टील एज अ कंप्रेशन और स्टील एज अ टेंशन. तो यहाँ पे स्टील एंड नॉमिनल लोड, स्टील एज अ टेंशन और नॉमिनल लोड दोनों जो है वो आपके टेंसाइल में पॉजिटिव टेंसाइल मूव कर रहे होते हैं और कंक्रीट एंड स्टील जो है वो एज अ कंप्रेसिव मूव कर रहे होते हैं. तो चारों का जो सम है वो हमारा 0 के इक्वल हो जाएगा. तो यहाँ पे हम ऑलरेडी फार्मूलाज ड्राइव कराए थे. सीसी क्या होता है, उसके बाद सीएस क्या था, टेंसाइल स्टील क्या था, ये तमाम चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कराए थे. अब हम मूवमेंट लेंगे जैसे हमने पिछले केस में लिया. अगर हम मूवमेंट लेते हैं तो नॉमिनल लोड इनटू इसेंट्रिसिटी, नॉमिनल लोड इनटू इसेंट्रिसिटी इक्वल हो जाएगी बाकी इक्वेशन के. बाकी इक्वेशन हमारे पास क्या है कि यहाँ पे आपके सीसी फोर्स है d-a/2 और दूसरा आपके पास सी एस d-d/, और तीसरा फोर्स था टी फोर्स. टी फोर्स हमने क्यों कंसीडर नहीं किया, क्योंकि हमने मूवमेंट ली है किसी भी एक अननोन फोर्स की लोकेशन पे. जैसे आपके पास सिंपली रेक्टेंगुलर सेक्शंस होते हैं या सिंपली सपोर्टेड मेंबर होते हैं. जब दोनों सपोर्ट्स अननोन हो तो हम किसी एक सपोर्ट के ऊपर लोड लेते हैं ताकि जो है वो हमारा दूसरा फोर्स, उसी सपोर्ट वाला जो फोर्स है वो 0 हो जाए और अदर फोर्स हमें वैल्यू मिल जाए. उसके बाद अदर फोर्स जब हमें वैल्यू मिल जाती है तो जो अननोन पैरामीटर्स हैं उनको हम फाइंड आउट कर लेते हैं. तो यहाँ पे हमने मूवमेंट ली थी मेन एरिया ऑफ स्टील की लोकेशन पे, टेंशनल फोर्स की लोकेशन पे. तो वहाँ पे आपके पास बाकी सारे पैरामीटर्स हैं लेकिन जो आपका जो टी फोर्स है वो 0 हो जाता है. तो ये जनरल एक कॉमन इक्वेशन डेवलप हुई, इसको मजीद हम आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं. अब ये सारी चीज़ें वही हैं जो हमने डिस्कस की अब जब हम कंडीशंस को पढ़ रहे थे. इसेंट्रिक लोडिंग यहाँ पे कहने का मकसद कि जो पीएन लोड है वो आपका एक सर्टेन इसेंट्रिसिटी के ऊपर है और ई डैश हमने एक मेजर इसेंट्रिसिटी बनाई जो कि फ्रॉम द सेंटर ऑफ टेंसाइल रिइंफोर्समेंट टू द सेंटर ऑफ लोडिंग है, जो लोडिंग आपकी अप्लाई हो रही है मेंबर के अंदर. तो ये हमारे पास डायग्राम थी. मजीद हम किस तरह से फोर्सेज अप्लाई करते हैं सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में ऑलरेडी एक्सप्लेन कराया हूँ. हमने मूवमेंट जो लिया वो टेंसाइल फोर्स की लोकेशन पर लिया. तमाम डिस्टेंसेज आपके पास ऑलरेडी हैं, उनको आप अपनी तरफ से नाम दे दो. किसी को डी डैश, किसी को d/, किसी को सिंपल डी, किसी को एच, किसी को जो है वो ई, किसी को ई डैश, किसी को सी और किसी को ए. अगर आप इन पैरामीटर्स को चेंज भी कर देते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, जब जहां तक भी आप जा सकते हैं तो वहां पे उन पैरामीटर्स को एज कंपेयर टू द रिक्वायर्ड कंडीशंस आपने कंसीडर करना है. तो ये हमारे पास जो है वो जनरल इक्वेशंस और कंडीशंस हैं जो कि मजीद आपको डिटेल में समझ में आ चुकी होंगी. अदरवाइज मैं आपको क्लास में मजीद एक्सप्लेन कर दूंगा. इसी तरह से हमारे पास मजीद इक्वेशंस को हम सॉल्व करते हैं. ई डैश टोटली हमारा क्या हो जाता है, जो इसेंट्रिक डिस्टेंस है प्लस d/, एक्चुअली रिप्रेजेंट करा रहा था प्लास्टिक सेंट्रॉइड से बॉटम स्टील तक का डिस्टेंस. तो ये हम ऑलरेडी पढ़ा है पीछे. उसके बाद ई डैश हम टोटली फाइंड आउट करते हैं. अगर हम इस फार्मूले से भी निकालते हैं तो निकाल सकते हैं ई विल बी, जो ई डैश विल बी इक्वल्स टू इसेंट्रिसिटी
जो कि आपका प्लास्टिक सेंट्रॉइड से मेन फोर्स तक का डिस्टेंस है, प्लस डी ओवरऑल डेप्थ माइनस h/2 आप माइनस कर दोगे तब भी वही वैल्यू ई डैश की आ जाएगी फॉर सिमेट्रिकल रीइंफोर्समेंट के केस में। सो d डबल डैश बेसिकली इज द डिस्टेंस फ्रॉम द प्लास्टिक सेंट्रॉइड टू द बॉटम स्टील जो आपका सेंटर तक है। उसके बाद अगर हम पिछली इक्वेशन को दोबारा रिवाइज करें तो आपने जस्ट क्या किया है, ई डैश नॉमिनल लोड के साथ मल्टीप्लाइड था, वो उस तरफ जाके डिवाइड हो गया है, बाकी कंडीशंस वही हैं। इवन इसी तरह से अगर हम कंक्रीट के सेंटर पे मूवमेंट लेते हैं, अगर हम कंक्रीट के सेंटर पे मूवमेंट लेते हैं तो बाकी आपकी सारी जो इक्वेशंस हैं वो इस तरह से बन जाती हैं कि नॉमिनल लोड शुड बी नॉमिनल लोड into eccentric distance minus d minus a by 2 और t force d minus a by 2 minus cs force a by 2 minus d dash is equals to 0। और मजीद इक्वेशन को सॉल्व करें तो नॉमिनल लोड की इंटेंसिटी भी हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सिंपल हमने क्या किया है, cc फोर्स जहाँ पे सेंट्रॉइड ऑफ द कंक्रीट का फोर्स अप्लाई हो रहा है a by 2 डिस्टेंस के अंदर स्ट्रेस ब्लॉक में, उस पॉइंट के ऊपर हमने मूवमेंट्स लिए हैं तीन फोर्सेस की। तीन फोर्सेस कौन कौन से हैं, टोटल 4 फोर्सेस थे। जिस फोर्स की पॉइंट पे आप मूवमेंट लेते हो वो फोर्स आपका अननोन है, वो फोर्स आपका 0 हो जाएगा। बाकी जो रिमेनिंग 3 फोर्स बचते हैं उसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आपने उस लोकेशन के हिसाब से घुमाना है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है। तो ये आपके मजीद मुझे लगता है इतना आपके मुश्किल नहीं काम है जो आपको कंफ्यूज कर रहा हो मजीद डिटेल में। एग्जैक्टली इसी तरह से क्वांटिटी जो आप ई डैश की निकालते हो सिमेट्रिकल सेक्शन में, अगर हम दोनों आपके सिमेट्रिकल सेक्शंस हैं, बॉटम स्टील और टॉप स्टील दोनों आपस में इक्वल हैं, तो वहाँ पे आपकी जो बॉटम स्टील के अंदर स्ट्रेसेस हैं वो भी आपकी जो मेजर कंप्रेशन स्टील की स्ट्रेसेस हैं उनके इक्वलेंट भी आप कंसीडर कर सकते हैं यील्डिंग स्ट्रेस के। तो वो वैल्यूज हमने यहाँ पे इंसर्ट की हैं। तो टोटल जनरली इक्वेशन आपकी एरिया ऑफ स्टील आप इस इक्वेशन से किस तरह से निकालते हैं वो भी आपको इक्वेशन मिल गई है। सो उसके बाद हमारे पास इसेंट्रिक कंडीशन के अंदर दो चीज़ें हैं। इसेंट्रिक लोडिंग के अंदर एक टेंशन फेल्यूर है, दूसरा कंप्रेशन फेल्यूर है। जब हम टेंशन फेल्यूर को एलेबोरेट करते हैं तो टेंशन कंडीशंस हम किस तरह से लाई करते हैं, अप्लाई करते हैं, उनके लिए हमारे पास क्या कंडीशंस हैं, किस तरह से फार्मूलाज वगैरह ड्राइव किए जाते हैं। और टेंशन फेल्यूर अगर नहीं है, कंप्रेशन फेल्यूर है, तो हम किस तरह से फार्मूलाज वगैरह को कंसीडर करते हैं। तो पहले हम टेंशन फेल्यूर को डिस्कस करेंगे, उसके बाद इसेंट्रिक लोडिंग के अंदर कंप्रेशन फेल्यूर को भी हमने डिटेल में डिस्कस करना है। उसके बाद हमारे पास है टेंशन फेल्यूर, यानी कि जो इसेंट्रिक लोडिंग अप्लाई होती है कॉलम्स के अंदर, तो टेंशन फेल्यूर कैसे अपीयर होता है। सबसे पहले ये चीज़ ध्यान में रखें कि कॉलम जब एक लार्जर इसेंट्रिसिटी के ऊपर एक स्मॉलर लोड एक्ट करे तो कॉलम आपका स्टील की यील्डिंग की वजह से फेल हो जाएगा। ये मैं एग्जांपल आपको ऑलरेडी समझा भी चुका हूँ, दे भी चुका हूँ, क्लास में भी मैंने आपको समझाया था। सो column section fails due to yielding of steel and crushing of concrete when the strain in steel exceeds the yielding strain। जो आपकी yielding strain है उससे आपके स्टील के अंदर और कंक्रीट के अंदर जो स्ट्रेन्स हैं वो बढ़ जाएं तो आपका मेंबर फेल हो जाता है ऑफ कोर्स। सो इन दिस केस द नॉमिनल स्ट्रेन विल बी लेस देन द बैलेंस लोड एंड नॉर्मल इसेंट्रिसिटी विल बी लेस देन, और इसेंट्रिसिटी इज ग्रेटर देन बैलेंस इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी ज़्यादा है, लोड कम है, बैलेंस लोड से नॉर्मल लोड जो एक्ट कर रहा है वो कम है, और इसेंट्रिसिटी जो है वो बैलेंस इसेंट्रिसिटी से ज़्यादा है, तो उस केस को हम यील्डिंग ऑफ मटेरियल या टेंशन फेल्यूर कंसीडर करते हैं। Because it is difficult in some cases to predict if tension or compression controls, it is assumed that the tension failure will occur when E is greater than D। जब आपकी इसेंट्रिसिटी टोटल डेप्थ से, इफेक्टिव डेप्थ से ज़्यादा है, तो उस केस के अंदर हम कंसीडर करते हैं कि हमारा जो मेंबर है वो टेंशन फेल होगा, वो 100% टेंशन फेल होगा। अदरवाइज हम ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि आया ये मेंबर हमारा टेंशन फेल होगा या कंप्रेशन फेल होगा। और उसके बाद हमारे पास आती है, इस अजम्पशन को हम बाद में चेक भी करते हैं, तो द जनरल इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम में बी यूज्ड टू कैलकुलेट द नॉमिनल स्ट्रेंथ ऑफ कॉलम। इट इज फर्दर इलस्ट्रेटेड एज फॉलोज। जो मजीद हमारे पास इक्वेशंस हैं उनको हम आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं ताकि जो आपको चीज़ें हैं मजीद वो क्लियर हो जाएंगी। So now we have a column sections under eccentric loading when we have a tension failure। तो उसके लिए हम मजीद कंडीशंस को किस तरह से डिज़ाइन एग्जांपल्स को हम प्रोसीड करते हैं। तो सबसे पहले हम टेंशन फेल्यूर के लिए जो टेंशन स्टील है उसके अंदर जो स्ट्रेसेस हैं उनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद सेकंड स्टेप्स के अंदर हम तमाम जो फोर्सेस हैं उनकी इक्विलिब्रियम कंडीशंस वगैरह को कंसीडर करते हैं। जैसे हम जो नॉर्मल जितने हमारे सम ऑफ ऑल द हॉरिजॉन्टल फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू 0, ये 0 कंसीडर करके उसके बाद ओवरऑल कैलकुलेशंस वगैरह हम अज्यूम करते हैं। इसी तरह से CC फोर्स और CS फोर्स और T इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ स्टील इनटू FY, ये हम ऑलरेडी पिछली जो रेक्टेंगुलर सेक्शंस थी इन द बैलेंस कंडीशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर आए थे। वही मेथड्स और वही फार्मूलाज हमने कंसीडर करने हैं।
उसके बाद स्टेप नंबर 3 के अंदर हम मूवमेंट लेते हैं कि जो हमारा नॉमिनल मूवमेंट या नॉमिनल लोड है उनकी सेंट्रिक डिस्टेंस क्या है, उसके बाद जो सीसी फोर्स है और सीएस फोर्स है, क्योंकि हम स्टील की जो मेजर इन्फोर्समेंट है उसकी लोकेशन के हिसाब से मूवमेंट ले रहे होते हैं, तो उस हिसाब से अगर आप मूवमेंट लेते हैं तो वो फोर्स हमारा ख़त्म हो जाता है। और ये ई डैश हम किस तरह से निकालते हैं, ई डैश की वैल्यू हमारे पास किस तरह से पैरामीटर्स में आती हैं। उसके बाद इक्वेशन जो हमने इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को हम इक्वेट करके एक फॉर्मल या जनरल जो इक्वेशन ड्राइव करते हैं, जो कि सी सी प्लस सी एस माइनस टी इज इक्वल्स टू 1 ओवर ई डैश इंटू सी सी डी माइनस ए बाई 2 प्लस सी एस इंटू डी माइनस डी डैश। ये सारी तमाम की इक्वेशन जो है वो जनरेट होती हैं। दिस इज द सेकंड डिग्री इक्वेशन। इन ए सब्सटीट्यूट द वैल्यूज ऑफ सी 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 एस एंड टी एंड सॉल्व फॉर द ए। अगर आपके पास ये वैल्यूज अवेलेबल हैं सी एस और सी सी और सी और टी का, तो इन वैल्यूज को एक्यूमुलेट करने के बाद आप ए की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद हम सेकंड डिग्री इक्वेशन वगैरह कंसीडर करते हैं, जो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ सी 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 एस एंड टी, और इक्वेशन को हम मजीद रिवाइज कर देते हैं कि लेट्स सपोज जो मेजर हमारे पैरामीटर्स थे वो ए की वैल्यू हमने कंसीडर की 0.425 एफ सी डैश बी। उसके बाद बी जो है वो हमारा हो जाता है 0.85 एफ सी डैश बी ई डैश माइनस डी। उसके बाद सी का पैरामीटर की वैल्यू क्या है, तो ये तमाम हमने जनरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। उसके बाद अगर ए की वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है तो ये इक्वेशन वगैरह भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसका मजीद हम जब डिज़ाइन एग्जाम्पल वगैरह सॉल्व करेंगे तो आपको मजीद सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद हम ए की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद हम ए की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करते हैं और नॉमिनल मोमेंट कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद कंप्रेशन स्टील्स का हम मजीद चेक अप्लाई करेंगे कि ओवरऑल यील्डिंग स्ट्रेंथ जो है वो कितनी आ रही है हमारे पास। यील्डिंग स्ट्रेंथ के बाद हम टेंशन कंट्रोल सेक्शन को चेक करते हैं कि इधर टेंशन कंट्रोल हो रही है या नहीं। जब आपकी सेंट्रिसिटी बैलेंस सेंट्रिसिटी से ज़्यादा है या नॉमिनल जो लोड है वो बैलेंस लोड से कम है, उस केस को हम जो है वो टेंशन कंट्रोल सेक्शन कंसीडर करते हैं। उसके बाद नेट स्ट्रेंथ कैलकुलेट करते हैं कि कंक्रीट के अंदर ओवरऑल स्ट्रेंथ कितनी है, स्टील के अंदर ओवरऑल स्ट्रेंथ कितनी है, और हम स्ट्रेंथ रिडक्शन फैक्टर का जो कांस्टेंट फार्मूला है वो हम अप्लाई करते हैं, कांस्टेंट इक्वेशन उससे मल्टीप्लाई करते हैं कि ओवरऑल इंटेंसिटी ऑफ द कॉलम हम कितनी कंसीडर कर रहे हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।